हाँ हेलो, ठीक है। ये लाइट क्यों ऑन करो? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी लाइट की है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नमस्कार। नागपुर महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर पार्वती वर्मा महासभा के सभी पदाधिकारियों को सादर प्रणाम करती हूँ। संगठन से जुड़े सभी लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार। जो मुझसे छोटे हों उनको मेरा हेलो। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत न्यू मेंबर होने के बावजूद भी मुझे समाज के मंच पे आमंत्रित किया गया। ये वो मंच जहाँ पे बहुत सालों से बहुत सारे लोग बहुत समर्पण के साथ काम कर रहे हैं और ये उनके ही प्रयास हैं कि आज ये महासभा बन के खड़ी हुई है। बहुत राज्यों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और मैं जब से शामिल हुई हूँ तब से देख रही हूँ कि निरंतर इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। सभी का बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ लाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए उनमें मुख्य हैं श्री राजकिशोर जी, श्री पूरन जी भारद्वाज। इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सब तो छोटा हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया एंड मुझे बहुत बड़े डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल वे में मुझे फील करवाया कि जैसे मैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोई हूँ।
हालांकि मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया है कि जिसके कारण मुझे इतना ऑनर्ड फील करवाया गया, पर फिर भी थैंक यू सर। अब जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि मैं नई हूँ इस ग्रुप में, मेरे लिए भी काफ़ी लोग अनजान हैं। मैं अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम पार्वती है। एमपी के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक इंटीरियर में गांव है खरगापुर, वो मेरा नेटिव प्लेस है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन एक त्योहार था हरिताली का, जिसे तीजा भी बोलते हैं। और जैसा कि उस समय के लिए नॉर्मल था कि आप जिस दिन पैदा होते हैं अगर कोई त्योहार है तो आपका नामकरण ऑटोमेटिकली इंस्टेंट हो जाता है, इसलिए मेरा नाम भी पार्वती रख दिया गया। हम 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी हैं जो कि जबलपुर में है। हमारे जीजा जी श्री BL परिहार जी जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका बेटा डॉक्टर विजय परिहार जबलपुर मेडिकल कॉलेज में यूरो सर्जन है। मेरे पिताजी श्री सुंदेलाल जी वैद उस एरिया के उस समय के एक बहुत रिस्पेक्टफुल हेल्थ केयर टेकर थे। बहुत फॉर्मल एजुकेशन तो उन्होंने नहीं लिया था, पर सेल्फ स्टडी से उन्होंने अपनी नॉलेज को बहुत एक्सपांड किया था। मेरे 3 बड़े भाई हैं। बड़े भाई मेरे अभी भी गांव में सेटल हैं। मेरे मंझले भैया जो हैं वो भी डॉक्टर हैं एंड अभी वो यूपी के मेरठ शहर में सेटल्ड हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। उनका अपना खुद का स्कैनिंग सेंटर है। मेरे से बड़े भाई राजस्थान के भिवानी में सेटल हैं। मैं नागपुर में हूँ। मेरा छोटा भाई टीकमगढ़ में ही है, माइक्रोबायोलॉजी से PG किया है और उसकी अपनी खुद की पैथोलॉजी लैब है। ये ससुराल पक्ष में मेरे ससुर डॉक्टर PM वर्मा, वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, फिलहाल हमारे बीच में नहीं है। मेरे हस्बैंड श्री धर्मेंद्र वर्मा महाराष्ट्र स्टेट में PW डिपार्टमेंट में डिप्टी इंजीनियर है। मेरी सिस्टर इन लॉज हैं जिनमें 2 टीचिंग प्रोफेशन में हैं और सबसे छोटी डॉक्टर विजेता राजपूत सतना में एज ए पीडियाट्रिशियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। मेरे देवर भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा, जो नागपुर में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इस समय एक फैमिली में एक्चुअली काफ़ी लोग डॉक्टर हैं एंड मेडिकल फील्ड से हम लोग काफ़ी परिचित भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। अभी देखिए, ये एक मेरा सौभाग्य था कि मैं जहाँ पैदा हुई वहाँ इतनी कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं थी। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस मेरे फादर जानते थे, इसलिए उन्होंने हम सभी को एजुकेशन दिलाई, मैं भी उसमें शामिल थी। पर जैसा कि आप सोच सकते हैं कि आज से करीब करीब मोर देन 40 इयर्स बैक एक छोटे से गांव में मतलब क्या फैसिलिटी, ओके क्वालिफाइड फॉर मैरिज, इसके आगे तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा जाता था। बट मेरा क्योंकि मेरे बड़े भाई वो खुद भी उन्होंने मेरे सामने स्ट्रगल किया, ट्राई किया कि वो मेडिकल फील्ड में आए तो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। और मेरा जहाँ तक पर्सनल कंट्रीब्यूशन है तो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी। ये प्लस पॉइंट था जो मेरे बहुत काम आया और इस बात को लेकर के सबने मेरे फादर को कन्विंस किया, मुझे बहुत इंस्पायर किया। जैसा कि गांव में होता है, गांव का अगर आप माहौल देखें तो गांव में आपका पूरा गांव आपकी फैमिली होता है और अगर आप में कोई टैलेंट है तो हर कोई आपको बहुत बूस्ट अप करता है। लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई अगर है कोई तो वो आगे बढ़े और पूरे दिल से पूरे सपोर्ट करते हैं, आपको दुआएं देते हैं। वो सब मुझे मिली, आई एम लकी इन दैट वे। पर क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था तो उस समय मुझे बॉयज स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। जी हाँ, गांव में मैंने बॉयज स्कूल से 9, 10th और 11th किया, क्योंकि उस समय 10+2 का सिस्टम नहीं था। तो हम लोग 5th, 8th एंड 11th बोर्ड दिया करते थे और उसके बाद अगर किसी को PMT PET देना है तो देन ही और शी हैज़ टू डू BSc Part 1 टू क्वालिफाई फॉर अ कंपटीशन। तो 11th तक मेरी जर्नी ऐसे रही
उसके बाद तब तक जब मैं 11th में आई, मेरे भाई ऑलरेडी मेडिकल में एडमिशन ले चुके थे और ग्वालियर से वो MBBS परस्यू कर रहे थे, तो वो मुझे अपने साथ ग्वालियर लेकर आए और वहाँ उन्होंने अपनी स्टडीज़ के साथ साथ मेरी केयर टेकिंग भी की। तो मुझे प्रोफेशनल बनाने में मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है, पूरी फैमिलीज़ का, पूरे आस पड़ोस समाज सभी का। और ये वो ऋण है जो हम नहीं चुका सकते। हाँ, ये हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ट्राई करें कि हम भी वैसे कुछ बन पाएँ। अगर मुझे किसी ने बैकिंग दी है तो मैं किसी को बैकिंग दूँ। शायद यही हमारी संस्कृति है, इसी को संस्कार कहते हैं। कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा कर सकूँ। आफ्टर मैरिज मेरी फैमिली ने, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आई एम वेरी लकी। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत दिल से चाहा कि मैं बहुत अच्छे से सेटल हो सकूँ, और शायद इन्हीं का परिणाम है वो जो बेस्ट विशेस मुझे मिलती रही कि मैं बहुत अच्छे से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की ग्रेड पर काम कर रही हूँ। तो ये बिना फैमिली के सपोर्ट के पॉसिबल होता नहीं है, एंड आई एम वेरी मच लकी इन दैट वे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को आती हैं, पर फिर भी जिनके अंदर पैशन रहता है, जिनके अंदर एक जज्बा रहता है, वो उन सब चीज़ों से भी टकराते हैं और वहाँ भी वो एक विजेता बन के उभरते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, पर मुझे शायद उतना कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा है, और इसके लिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करूँगी और अपनी फैमिली का भी करूँगी, अपने समाज का भी, अपने देश का भी। तो एक छोटा सा मैं बस अपने एक फैमिली के बारे में छोटी सी बात जो भूल गई हूँ, पर मैं फिर से बताना चाहूँगी। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, पुणे से उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अमेरिका से नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया है, और एट प्रेजेंट वाशिंगटन में एक बहुत फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे आप सब भी जानते हैं, अमेज़न, उसके हेडक्वार्टर में पिछले एक साल से वो जॉब कर रहा है। मेरी बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है, 2nd ईयर है उसका अभी, बिजनेस स्टडीज़ में उसका कोर्स चल रहा है, एंड शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, नो डाउट। हर माता पिता को एक गर्व होता है अपने बच्चों के बारे में बताते हुए, मुझे भी हो रहा है, एंड मैं समझती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं उनकी माँ हूँ। जहाँ तक मेरे काम का के बारे में बताऊँ तो मैं इनिशियली मैंने MBBS किया हुआ है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा होता, पर शायद कभी कभी ईश्वर हमारे लिए कुछ और प्लान करता है, हम कुछ और सोचते हैं। हमारे साथ भी थोड़ा सा ऐसा ही हुआ। जब तक हम MBBS कर रहे थे तब तक के MBBS के एग्रीगेट जो मार्क्स होते थे उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता था, पर वो सिस्टम हमारे ही बेस से आके चेंज हो गया, और विद इन अ शॉर्ट नोटिस ऑफ 42 डेज हमको PG के लिए कंपटीशन देना पड़ा। और जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं कि जब भी कोई चेंज आता है तो जो फ्रंट लाइनर रहते हैं वो मोस्ट सफरर रहते हैं, तो हमारा बैच थोड़ा सा उस मामले में सफरर रहा। हम लोग थोड़े विक्टिमाइज हुए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे कंपटीशन देना पड़ा। मैं उसमें क्वालिफाई कर गई, पर क्योंकि मुझे सब्जेक्ट मेरी चॉइस का नहीं मिला तो मैंने उस समय फिर PG करने का आइडिया ड्रॉप किया। इधर नेचुरली एक एज हो रही थी, घर वाले भी चाहते थे कि अब मेरी मैरिज हो जाए, तो उसके बाद मेरी मैरिज कर दी गई और मैं महाराष्ट्र में आ गई। यहाँ आने के बाद जैसा कि मैं हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता है, आई वॉज इनिशियली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा था मैं अपना कुछ खुद का सेटअप खोलूँगी या जो भी है। बट उसके बाद जब आप समझ सकते हैं कि आफ्टर मैरिज थोड़ा सा टर्बुलेंस कभी कभी लाइफ में आता है, ये बात समझ में आने लगी कि शायद मुझे जॉब ही करना पड़ेगा।
तो मैंने फिर नागपुर में रेलवे हॉस्पिटल ज्वाइन किया, ये सर्जरी का जॉब था मेरा। उस जॉब में हमारी 24 आवर ड्यूटी रहती थी। हम वी आर नॉट अलाउड टू लीव कैंपस। हम वहीं कैबिन में हमको रहना और वहीं अपना काम करना रहता था। एंड ऑल द टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अवेलेबल फॉर ड्यूटी एनी टाइम। एंड इन एडिशन दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो प्रेगनेंट। बट ठीक है, जॉब चल रहा था, टेम्परेरी जॉब था। मेरे इंचार्ज ने मुझे सजेस्ट किया कि वाई नॉट यू आर गोइंग गो फॉर यूपीएससी एंड कम इन रेलवे एज ऑफिसर। तो एक ठीक है, एक ट्राई किया। बट क्योंकि जॉब थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था, कंडीशन भी, फिज़िकल कंडीशन भी थोड़ी अलग थी, तो इट्स ओके। मैंने जब एग्ज़ाम दिया, आई वॉज अराउंड 7 मंथ प्रेग्नेंट, दे दिया एग्ज़ाम। पर मुझे लगा मैंने कुछ तैयारी नहीं की, तो मैंने बॉदरेशन ही नहीं किया। रिजल्ट भी नहीं देखा मैंने अपने आप, कभी सोचा भी नहीं। तो पर जैसा कि फैमिली तो आपके लिए अच्छा सोचती है तो एक्सपेक्ट भी करते हैं। मुझे मेरे हस्बैंड ने पेपर ला के दिखाया, मैंने फ्रंट पेज देखा, बोला नहीं मेरा इसमें नाम नहीं है, ख़त्म करो इसको, हटाओ। बाद में पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने थोड़ा देखा, उनको मिला सेकंड थर्ड पेज पे किसी, बोले ये तुम्हारा ही नाम है ना? मैंने क्या, हाँ मेरा तो नाम है, बट ये तो थोड़ा पीछे है, इसमें मुझे बहुत अच्छा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है इसको रखते, छोड़ दिया। और उसके बाद मैं अपने काम में लगी रही, सोचा नेक्स्ट ईयर देंगे आगे कभी। बट स्टिल आई रिमेंबर इट वॉज द 6th डे ऑफ माई डिलीवरी। मेरा सिजेरियन हुआ था एंड आई वॉज स्टिल इन हॉस्पिटल। तब मुझे ला के मेरे हस्बैंड ने एक एनवलप दिया कि यूपीएससी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। अब वो तो मुझे एनवलप दे के चले गए। वो एनवलप हाथ में आने के बाद मेरी सबसे पहली कंप्लेन तो मेरे ईश्वर से थी कि प्रभु ये क्या चीज़ है, मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ, ऑन ड्यूटी में एडमिट हुई हूँ, और ये जो वक्त है, आज 6th डे है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं इंटरव्यू दूँ। तो एक तरह से बड़ी स्पेशल कंडीशन हो जाती, कभी कभी हम उसी से शिकायत करने लगते जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भेज रहा है। पर ठीक है, इंसान है, मैं भी इंसान थी, हुआ। पर फिर हम लोगों ने अपने आप को समेटा। फिर से मेरी फैमिली ने एक बड़ा एक्टिव रोल यहाँ दिया, मुझे सपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एमपी में ही, भोपाल के पास में होशंगाबाद करके जगह है, जहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ करेंसी पेपर बनता है। वहाँ पर मैं 3 साल की करीबन थी, पर स्टिल सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं होशंगाबाद में थी, मेरी फैमिली नागपुर में थी, और हस्बैंड की पोस्टिंग नियर आंध्रा बॉर्डर। तो एक हम डिवाइडेड जैसे हो गए थे। पर क्योंकि उस समय जॉब करना भी ज़रूरत थी, फैमिली की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी था, तो सभी लोग एडजस्ट करते रहे। एंड आई एम वंस अगेन आई एम सेइंग कि आई एम वेरी लकी कि मेरा उस जगह से ट्रांसफ़र हो गया। लोग मुझे बोलते थे आपका ट्रांसफ़र हम होने नहीं देंगे, पर हो गया। मुझे सेकंड पोस्टिंग जो मिली वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मिली, और CGHS एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और उनकी फैमिलीज़ के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ कॉलर उठा के बोलना चाहूँगी कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ वो सर्व करता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, MPs, जुडिशियरीज, CBI, NIA, इनकम टैक्स, पोस्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एंड नागपुर में क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है इंडिया का, यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर हमारे सिटी के अंदर 11 यूनिट हैं, और जिनमें बहुत मोर देन 1 लाख एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, उनकी फैमिलीज़ मिला के बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो हम एज ए पेशेंट हमारे पास आते हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। इन एडिशन अभी 3 साल पहले रायपुर में गवर्नमेंट ने CGHS ओपन किया है, जहाँ पर 2 यूनिट काम कर रही हैं। एंड लकीली
वो रायपुर की दोनों यूनिट नागपुर के अंडर कंट्रोल हैं अभी। मुझे मेरे पोस्ट के साथ साथ प्रेजेंटली मेरी पोस्ट है चीफ मेडिकल ऑफिसर सीनियर ग्रेड। मुझे इन एडिशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा मुझ पर कॉन्फिडेंस डाला और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। तो मैं साथ ही साथ अपने एज ए डॉक्टर के साथ साथ एज एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रही हूँ और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। रायपुर के जो भी हमारे साथी होंगे, कुछ लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि जैसे ही पेंडेमिक सेटल होता है पूरे चांसेस हैं कि मैं रायपुर विजिट के लिए आऊँ और मैं चाहूँगी मैं आप लोगों से मिलूँ अगर आप लोगों को कन्वीनियंट हो तो। ये तो हो गई वन साइड स्टोरी, मैं बताते ही जा रही हूँ कि मैं क्या हूँ। बहुत हो गया, इसको भी यहाँ ख़त्म करते हैं। रही बात कि मैं आज यहाँ क्या बोलने आई हूँ, ये तो मैं बहुत क्लियरली बताऊँ कि ये मैं चूँकि एक फैमिली मंच है, हमारा सामाजिक मंच है, हम एक परिवार है, तो मैं यहाँ कोई स्पीच या कुछ भी ऐसा नहीं लेकर आई हूँ। फैमिली में बैठ के हम लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं वैसे ही हम बात करेंगे। 2-3 महीने से मैं इस ग्रुप से कनेक्टेड हूँ। जो मैंने देखा है, सॉरी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे टॉपिक ला रहे हैं, सुंदर बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हमारे ही अपने लोग हैं। सबसे पहले मैंने जो देखा है और जो सभी लोगों ने जो बात पे जोर दिया है, एजुकेशन नो डाउट बहुत बेसिक नीड है और अभी हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है। सभी ने बोला है, मैं उन सब का समर्थन करूंगी। यस, एजुकेशन इज़ अ बेसिक नीड और एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। बस एक बात जोड़ना चाहूँगी कि कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। उनके अंदर पैशन होता है पर किसी समय कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं या कोई और जिम्मेदारी आ जाती है और वो लोग अपना चाहते हुए भी, उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी वो नहीं अपना सपना पूरा कर पाते। तो मैं एक सब इतना ही बोलूँगी कि कभी अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें तो ऐसे मौके आते हैं कि ज़िंदगी हमें दूसरा मौका भी देती है कभी कभी। अगर ऐसा कोई चांस आपको कभी भी मिलता है तो ज़रूर उसको ग्रैब कीजिए, फ़ायदा उठाइए उसका। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था श्री दयाशंकर जी वर्मा, जिन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू किया और उसको फिर से शुरू किया और एक जो बोलना चाहिए कि ड्रॉप आउट कहलाने की बजाय आज शान से अपने आप लिखते हैं कि एडवोकेट। सो आई सल्यूट यू सर, आपके जज्बे को मैं अप्रिसिएट करती हूँ और मैं चाहूँगी कि ऐसे और भी लोग, अगर ऐसा कभी होता है तो ज़रूर करना चाहिए। दूसरा मैं एक बस पॉइंट बोलूँगी, इंडिपेंडेंस। जिस तरीके से एजुकेशन एक बेसिक नीड है, इंडिपेंडेंस भी एक बेसिक नीड है। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, जनरली हम ये समझते हैं कि अगर जो 2 पैसे कमाने लगता है वो इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं, मेरा है पूरा फिजिकल इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फिजिकली हमको इतना सक्षम तो होना चाहिए कि वक्त पड़ा तो हम हमारे शरीर की केयर ले सकें, अपने आप को दूसरे के भरोसे इतना ना छोड़ें कि अगर सपोज़ नहीं, अगर घर में खाना बना है तो मैं भूखा रह जाऊंगा। नहीं, मुझे इतना आना चाहिए कि अगर सामने कुछ रखा है तो मैं अपना पेट भर सकूं, अपनी केयर कर सकूं। मुझे अपनी सेफ्टी करते हुए भी खुद आना चाहिए। जहाँ तक मेंटल इंडिपेंडेंस का सवाल है तो ये इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, बिना उसकी मर्जी के घर का पत्ता नहीं हिल सकता। हर छोटे बड़े डिसीजन वो एक व्यक्ति लेता है। इसका परिणाम क्या होता है कि बाकी जो लोग हैं वो दिमागी तौर पे हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। वो अपने आप डिसीजन लेने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें अलाउड ही नहीं रहता है।
तो ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को मत वो करिए, प्रमोट करिए। आज आप भले ही सोचते हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूँ सारे परिवार के डिसीजन लेने के लिए, पर हमें इस बात के लिए, विपरीत परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप कल को ऐसी पोजीशन में आ गए कि आप नहीं ले सकते डिसीजन, या सपोज आप नहीं रहे, तो फैमिली फिर कितने अचानक बिल्कुल सेटबैक में आ जाती है, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इसको मत सोचिए कि अगर मेरे सारे परिवार के लोग डिसीजन लेने लगेंगे, मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी। जी नहीं, एक पल के लिए सोच के देखिए, आज आप अकेले सशक्त हैं, अगर आपके घर के 4 लोग हैं, वो चारों सशक्त होते हैं, तो आपकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। हो सकता है मेरे विचार से बहुत लोग सहमत ना हो, कोई बात नहीं है, सबको अपने अपने तरीके से सोचने की स्वतंत्रता है। मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ, किसी के साथ कोई कंपल्सन नहीं है कि वो माने ही उस चीज़ को, जो मुझे ठीक लगा बोल रही हूँ। रही बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो निश्चित तौर पे ये एक नीड ऑफ द आवर है, होना चाहिए। बहुत लोग यहाँ भी होता है, देखिए जो समाज अगर पिछड़ा है तो उसकी सोच भी थोड़ी पिछड़ी हुई होती है। जनरली फिर वहाँ ईगो आता है, लोग बोलते हैं नहीं मैं ये पसंद नहीं करता, मेरे घर की लेडीज़ को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, घर में सब कुछ है, ज़रूरत नहीं है। यस, हो सकता है आपके यहाँ सब कुछ हो, ज़रूरत नहीं है, हमेशा पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आपके सदस्य इतने सक्षम बने कि समय आने पर वो इतने सक्षम हो कि अगर आप नहीं कमा सकते तो वो कमा सके, और परिवार आपका स्मूथ चलता रहे, उसे अचानक किसी विपदा का सामना ना करना पड़े। और ऐसा नहीं हो कि कभी अगर सपोज ऐसी कोई सिचुएशन नाराज हुई तो हम लड़खड़ा जाते हैं, फिर वैसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो बात मैं बोलना चाहूँगी वो है इनडिस्क्रिमिनेशन। अक्सर ये होता है, जो मैं देखती आ रही हूँ, इवन मेरा तो पूरा जो जीवन जब से मैंने देखा है, मैं देखती आ रही हूँ कि सुनती भी आ रही थी कि भाई महिलाओं की संख्याएं कम होती जा रही हैं, धीरे धीरे अनुपात बिगड़ रहा है, ऐसा रहेगा तो आगे क्या होगा। और ये चीज़ जब समझ में आई तो फिर महिलाओं को बचाने की कवायद शुरू हुई, उनके लिए स्पेशल कुछ ड्राइव चलाए, कुछ मिशंस, कुछ कानून बने, कुछ विशेष अधिकारों की चर्चाएं होने लगी, कई जगह रिजर्वेशन रखे जाने लगे। ये सारे प्रयास जब मैं देखती आ रही हूँ, आज भी देख रही हूँ, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैं अपनी सोच रखती हूँ। मेरा ये बिल्कुल स्ट्रांगली ये मानना है कि महिलाओं को किसी विशेष अधिकार की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि किसी भी विशेष अधिकार की मोहताज नहीं है महिलाएं। महिलाओं समान अधिकार चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे कोई भी फेवर इसलिए दिया जाए कि मैं महिला हूँ। नहीं चाहिए मुझे वो फेवर। मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे किसी ने डाउन कर दिया हो। नहीं, महिलाएं आप ठीक है थोड़ा पीछे हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनको जो पीछे रह गए उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, एक इक्वल लेवल तक लाना है, लाके सर पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नारेबाजी होती है, मैं देखती हूँ, लोग बोलते हैं महिलाएं कम नहीं है। यस, बिल्कुल कम नहीं है, पर क्या ज़्यादा है? अगर महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है तो ये भी उतना ही सच है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा भी नहीं है। अगर पुरुष प्रधानता गलत है तो स्त्री प्रधानता को आप सही नहीं ठहरा सकते। हमें हमारे सोचने के नज़रिए को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। विशेष अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये एक अलगाववादी सोच आ जाती है। महिलाएं वो पुरुष इस आबादी का 50-50 हिस्सा हैं। आप विशेष की बात करते हैं तो 50% हिस्सा अलग हो जाता है, और ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम समस्या को सुलझाने की बजाय, कई बार क्या होता है,
हम अनजाने में ही एक प्रॉब्लम को सुलझाने के चक्कर में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ज़रूरी है कि हम जो प्रॉब्लम है पहले उसको थोड़ा एनालाइज करें, उसे समझें, और फिर उसके बारे में एक स्ट्रेटजी बनाएं कि हाउ कैन वी टैकल दिस। तो थोड़ा सा अगर हमारा अप्रोच साइंटिफिक रहेगा तो हम उस चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे, और थोड़ा जो सॉल्यूशन भी रहेगा वो थोड़ा लंबे समय के लिए रहेगा। अदरवाइज आप देखिए कि बहुत मतलब दशक निकल गए, सब कानून बने हैं, बहुत सारे ड्राइव हो रहे हैं, महिला दिवस मनाए जाते हैं, बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं, पर क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है? क्या वास्तव में ज़मीनी स्तर पे स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया है? जी नहीं आया। जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। आप एक पल के लिए सोच के देख लीजिए कि अगर किसी घर में बेटा पैदा होता है तो बड़ी चेहरे पे चमक के साथ वो न्यूज़ फैलाई जाती है, लेकिन बेटी आती है तो आज भी चेहरे पे चमक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से सोचते अभी भी पुराने ढंग से है। काम हम जो कर रहे हैं वो रियल सेंस में थोड़ा कम हो रहा है, दिखाने के लिए ज़्यादा हो रहा है। हमारा काम जब तक रियल सेंस में नहीं होगा हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक का हमने एक गोल बनाया है। अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा एनालाइज किया जाए तो अभी अपने को समझ में आता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे ये जो ईश्वर हैं, हमारे देवी देवता हैं, उसमें ये चीज़ नहीं दिखती हमें कि भेदभाव किया जाता था। रानी केकई को वरदान इसीलिए ऑफर किए गए थे ना कि उन्होंने वार फ्रंट पे अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट किया था। अगर उस समय लेडी वार फ्रंट पे जाती थी इसका मतलब वो उतनी काबिल थी, उसे उतना अवसर मिलता था कि वो अपने आप को उतना डेवलप कर सके। बुद्धू होती तो क्यों ले जाते? क्या आपने मैंने तो नहीं ऐसा कोई मंदिर देखा कि जहाँ भाई मैं देखूं कि भाई भगवान जी रामचंद्र जी तो राज सिंहासन पर बैठे हैं और सीता जी टाट पट्टी पे जाके घूंघट पार के बैठी हूँ। नहीं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं था, ये बाद में कभी आए हैं। और हर चीज़ कोई भी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसका ओरिजिन होता है सोच के साथ। हम जैसा बोलते हैं कि एन आइडिया कैन चेंज योर वर्ल्ड। यस, इट इज़ द आइडिया जो जनरेट होता है दिमाग में और जिसको फिर धीरे धीरे उस चीज़ को नर्चर मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, तो या तो वो एक सामाजिक अच्छाई के रूप में डेवलप होता है या एक सामाजिक बुराई के रूप में डेवलप होता है। कहीं ना कहीं ये आइडिया आया कि महिलाएं शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को बढ़ावा मिला, धीरे धीरे वो चीज़ पिछड़ती गई। आज महिलाएं पीछे हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है, पर बराबरी तक लाने की ज़रूरत है। जिस दिन हम बराबरी की सोच रखने लगेंगे उस दिन हम बहुत सारी समस्याओं को पैदा होने से पहले कम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करते हैं, अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, वाटे, अगर मैं सबको एक समान नज़र से देखती हूँ, सबको मैं इक्वल मौका देती हूँ, सबको, तो मुझे किसी के लिए विशेष करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? कहाँ से विशेषण लाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे लिए मेरे सारे सदस्य बराबर हैं, मेरी फैमिली को बनाने में उन सबका योगदान है, तो सारी फैमिली मेरी है, मुझे सबको देखना है। किसी एक को है ही नहीं कि बेटे को विशेष दो या बेटी को विशेष दो, सभी इक्वल। हम हमारी सोच में अगर ये चीज़ को लाएंगे तो निश्चित तौर पे वो चीज़ हमारे विचारों में आएगी, हमारे नज़रिया बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा तो निश्चित तौर पे हम बदलेंगे, और हम बदलेंगे तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर हमें युग लाना है, एक स्वस्थ हमको एक सोच डेवलप करनी है सभी के प्रति, महिलाओं के प्रति हो, पुरुष के प्रति हो, सृष्टि के प्रति हो, तो हमें समानता की सोच को अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक थोड़ी सी देर के लिए अनुमान कीजिए कि इस धरती पे हमको ईश्वर ने भेजा है, तो इसलिए भेजा है क्या कि हम एक दूसरे की टांग खींचते रहें, इसको नीचा दिखाएं, उसको नीचा दिखाएं, और हमेशा यही सोचें कि भाई सारी दुनिया गई एक तरफ,
मुझे सुपर पावर बनना है, एक टिपिकल बॉलीवुड विलेन, वो बनने के लिए तो हम नहीं आए हैं ना। हम जीवन को कैसे एंजॉय करेंगे अगर हम एक इसी अंधी रेस का हिस्सा बनते रहेंगे। तो ये इस चीज़ को अगर हटाना है, वाकई एक खूबसूरत जिसको हम लाइफ बोलते हैं, जिसकी हम एक कल्पना करते हैं, वो अगर जीना है तो निश्चित है कि हम हमारे थोड़े से अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन दें। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, इक्वल आए हैं, और ना केवल यहाँ पे बात सिर्फ पुरुष और महिलाओं की नहीं है, यहाँ पे जो भी क्रिएट किया गया है, आप उसे भगवान बोले, उसे डेस्टिनी बोले, उसे नेचर बोले, वॉट एवर यू लाइक, अगर उसने किसी चीज़ को क्रिएट किया है तो निश्चित तौर पे उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए वो इस धरती पे आया है। क्या हम हमारे घर में ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या जो फालतू चीज़ है वो हम बनाते हैं क्या? तो फिर ऊपर वाला क्या इतना स्टूपिड है कि जो फालतू चीज़ें बनाएगा? अगर उसने बनाए हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, तो उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सबको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं इस धरती से। ये हमारा कर्तव्य था, ये क्या काम हमने कर डाला कि हम ऐसा करने आ गए कि दूसरों को जीने का, रहने का अधिकार ही उनसे छीनते जा रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा। हमारी संस्कृति कहती है कि हम जो देते हैं वही हमारे पास रिटर्न होकर आता है। तो सोचिए, अगर आप किसी से उसके जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं तो क्या ये आपके पास लौट के नहीं आएगा? जैसी करनी वैसी भरनी, ये हम सोचते हैं, तो फिर क्यों करते समय हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत बड़ी कारण इसका ये रहता है कि हमें अंदर जो हमें बहुत सद्गुण दिए गए हैं, उसके साथ साथ बहुत दुर्गुण अपने आप आते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं। और ये हमारे मानसिक विकास पे निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को समझ पाते हैं। बहुत बार हमें महसूस होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, बावजूद इसके हम करते हैं, और उसके बाद भी हम हमारे गलत काम को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, जो मैंने किया वही गलत है। और इवन अगर मैं अपने आप से एक्सेप्ट भी कर लूँगी या गलत हो गया मुझसे, तो भी मैं पब्लिकली तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। भाई, मेरी इज्जत का सवाल है, नाक नीची हो जाएगी। और यही चीज़ हमें पीछे ले जाती है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। हर समय यही हो रहा है कि मैं वापस जाके अटक रही हूँ कि थोड़ा सा इस लेवल पे काम किया जाए। शायद मैं बनी ही वैसी हूँ। तो अभी आगे, अब अगर इस बात पे डिस्कशन करते रहेंगे बहुत समय हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ों को टच करना चाहूँगी। ये जो बात आई है सोच की, ऐसी ही एक सोच जो मैंने देखी, एंड बदकिस्मती ये है कि वो हमारे ही समाज की घटना है। मेरे दिल को वो बहुत ज़्यादा अंदर तक छू के गई, इसलिए मैं यहाँ उसका जिक्र करना चाहूँगी। मैं जब अपनी स्टडीज़ कर रही थी, मैं उस समय एक शादी में गई थी, लड़की की शादी थी। और मैं जब गई तो वो विदाई वहाँ का सब हो चुका था। अब मैं आपको बता दूँ, मेरा काम ऐसा है कि मैं अक्सर, ये मेरे साथ अक्सर होता है, कोई मुझे बुलाता है तो या तो मैं बहुत पहले पहुँच जाती हूँ और थोड़ा मिल के, या बहुत बाद में पहुँचती हूँ, पर ट्राई करती हूँ चली जाऊँ। तो वहाँ जब मैं पहुँची, सारा प्रोसेसन हो चुका था, और मैंने देखा कि जो सामान जो रहता है, जिसे हम दहेज बोल सकते हैं, गिफ्ट बोल सकते हैं, वो बहुत सारी वहीं रखी हुई थी। तो मैं जस्ट एक क्यूरियसली ऐसे पूछा कि भाई सामान नहीं गया? देन समबडी टोल्ड मी कि नहीं भाई, अभी नहीं भेजा है, वो जब अलग हो जाएगी तब भेज देंगे। माय गॉड, मैं अभी भी याद करती हूँ तो मैं स्टंट रह जाती हूँ कि ऐसी सोच भी हो सकती है क्या? हम बेटी को विदा कर रहे हैं एक नए परिवार में, और पहले ही सोच रहे हैं कि वो अलग हो जाए। सोचिए वो बच्ची कैसे उस परिवार में एक हो सकती है, जब हम ही ऐसी सोच
अपने अंदर ला रहे हैं, तो नेचुरली हम उसको वैसे ही गाइड करेंगे कि वो जाए और वहाँ से फटाफट अलग हो जाए। सोचिए, आप किसी के बच्चे को अपने घर में लाएंगे और अगर वो भी ऐसी ही सोच के साथ आती है तो मतलब क्या है? क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को ये सिखा सकते कि आप जिस परिवार में जा रहे हो वो परिवार आपका है, उसके साथ वहाँ रहने वाले भी इंसान हैं। जिस तरह से हमारे अंदर कुछ कम ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके अंदर भी होंगी। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी, एडजस्ट होना पड़ेगा। यस, आप पेरेंट्स हैं, आप वॉच रखिए। हमारे पूरी संस्कृति में पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए जीते हैं, बड़े प्यार से हम उनको पालते हैं, उनकी खुशी के लिए अपना सब कुर्बान कर देते हैं, सारी दुआएं हमारे बच्चों के लिए रहती हैं। तो हम ऐसा क्यों कर सकते हैं कि उन्हें उनके परिवार में एडजस्ट ना होने दें? हमें यस, गलत उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप समझिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। कभी हमारे खुद के बच्चे भी गलत कर सकते हैं, गलत सोच सकते हैं। ऐसे में एज ए पेरेंट्स हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को कन्विंस करें कि नहीं, इस पॉइंट पे आकर आप थोड़ा गलत सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, थोड़ा इसको अलग तरीके से भी सोचिए और बहुत सारी प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती हैं। वरना आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार तो टूट चुके हैं, बहुत रेयरली ही कहीं हो। न्यूक्लियर फैमिली भी सेफ नहीं है। बच्चे अभी भी कोई गारंटी नहीं आपके साथ रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्पेस हर रिश्ते को मिलना चाहिए, और अगर हम सबको स्पेस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि व्यक्ति हमसे बहुत दूर चला जाए। कई बार हम गलत होते हैं, कई बार सामने वाला गलत होता है। अगर रियलाइज़ करने की कैपेसिटी दोनों तरफ हो तो शायद बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। तो जो बड़े हैं घर के, उनका महत्वपूर्ण रोल यही है कि वो छोटे लोगों को हेल्प करें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, हो सके तो बीच में आके सुलझाने में भी मदद करें, ताकि जैसा हम चाहते हैं कि हम भी जीवन का आनंद लें, हमारे बच्चे भी लें। हम इस दुनिया में कोई रेस लगाने नहीं आए हैं कि हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, षड्यंत्र रचते रहें, किसी का घर तोड़ें और खुद के लिए भी समस्याएं खड़ी करें। ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा ही होता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी मिलते हैं। इनफैक्ट कई बार अच्छे एग्जाम्पल बहुत मिलते हैं, बुरे कम मिलते हैं। पर एक ह्यूमन नेचर रहता है कि नेगेटिव चीज़ों पे हमारा फोकस थोड़ा जल्दी चला जाता है, तो हमें को वहाँ भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अच्छे जो एग्जाम्पल हैं उनको तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें भी सामने लाना चाहिए और इंस्पायर भी होना चाहिए उनसे, दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए कि नहीं, बहुत कुछ चीज़ें अलग भी हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमेशा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें हमारी सोच के बाहर भी हो सकती हैं। तो एक फिक्स ओपिनियन हमें नहीं बनाना चाहिए। एक चेंज के लिए थोड़ा हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन समाज का नियम है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन इस गति से होता है हमें पता ही नहीं चलता। धरती रोज घूमती है, क्या हमें पता होता है? नहीं होता है। तो हम ये तो नहीं मानेंगे कि क्योंकि मुझे महसूस नहीं हो रहा है तो ये नहीं होता है, बहुत होता है। कुछ जो चीज़ बिल्कुल शाश्वत सत्य है उसे हम आपके कहने से वो झूठ नहीं हो सकता है। तो आइए मैं चाहूँगी, मैं तो सोचती ही हूँ, मैं चाहूँगी कि हम एक थोड़ा छोटा सा संकल्प लें कि हम कोशिश करेंगे कि एक विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर सकें। जियो और जीने दो, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दूसरे का विनाश करके हम अपना विकास नहीं कर सकते। दूसरे को चोट पहुंचा के अगर हम खुश होते हैं तो मतलब हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भरी हुई हैं। ये नहीं होना चाहिए और हमें प्रमोट करना चाहिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कोट करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए और खुद को समझना। सबसे पहले तो है कि हम खुद समझेंगे तो
बहुत मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन तो हमारे ही लेवल पे हो जाता है। जब हम ठीक रहेंगे तो निश्चित हम ठीक काम करेंगे अगर सभी लोग, तो जो भी होगा परिणाम भी ठीक ही होगा। आगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एज ए डॉक्टर यहाँ लाया गया है, तो शायद हो सकता मुझसे अपेक्षा की जाए कि मैं एज ए डॉक्टर कुछ बोलूँ। तो इस समय देखिए, पूरा विश्व, हम लोग एक थोड़ी सी क्रूशियल फेज से गुजर रहे हैं। इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कूल रखें। क्या इम्पोर्टेंस है इस समय डॉक्टर्स की, या इस फील्ड में काम करने वालों की, या और भी हमारे खुद के भी समझने की। ये हम देख रहे हैं, ये वक्त है कि हम थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करें कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई है उसके लिए बहुत हद तक हम खुद जिम्मेदार रहते हैं। अगर मेरे घर में कोई समस्या हो रही तो कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे समाज में हो रही है, मेरे आसपास हो रही है, इस धरती पे हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक, हमारे हिस्से की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। पर हम जनरली खुद को तो बहुत सही साबित करते हैं, वो बोलते हैं कुछ गलत हुआ तो उसके लिए तो कोई, कुछ दूसरा कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, भगवान जिम्मेदार हो सकता है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा सोच से भी हमें थोड़ा सा ऊंचा उठना चाहिए, थोड़े से बड़े बनना चाहिए। इतना बड़ा तो हमें बन जाना चाहिए कि हम समझ सके कि नहीं, हमारी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, कुछ गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, और उस चीज़ के लिए अगर हम ज़रूरत पड़ी तो उस गलती की सुधार के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े तो उसके लिए भी हमें खुद को रेडी करना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं, देखिए पिछले 1-1.5 साल का जो समय हमने गुजारा है उसमें बहुत कुछ देखने सीखने को मिला है। मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगी। इतना प्लस और माइनस हर तरीके का मटेरियल आज लोगों ने देख लिया है कि उस पर चर्चा करने का अभी कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मेडिकल फील्ड के लिए, कोई भी रिसर्च के लिए 1-1.5 साल या 2 साल का समय बहुत कम होता है। फिर भी मैं बिल्कुल सल्यूट करती हूँ हमारे साइंटिस्ट का, जिन्होंने इतनी तेज़ी के साथ, इतनी मेहनत के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई, और उसकी वजह से हम इस चीज़ से, सिचुएशन से फाइट कर पा रहे हैं। जितना पावरफुल हमारे पे अटैक हुआ है उतने पावरफुल तो हम थे नहीं, हम तैयार भी नहीं थे। फिर भी अगर हम फाइट दे पा रहे हैं तो किसी न किसी की मेहनत है उसमें। हमारा काम है उनको अप्रिसिएट करें, उन्हें हौसला दें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, क्योंकि फाइट भी चल रही है, रिसर्च भी चल रही है। आज एक स्थिति, आज एक कंसेप्ट बनता है कि ये सही है, कुछ समय बाद वो कंसेप्ट हो सकता है चेंज हो जाए, उसे गलत साबित कर दिया जाए, तो उसमें दोष किसी का नहीं है। ये कंटिन्यूस रिसर्च है, ये आगे भी हो सकता है। जिस इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए बहुत फाइट हो रही थी कि वो लाइफ सेविंग है, अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए हैं। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो चीज़ गलत थी फिर भी प्रमोट की गई, नहीं, क्योंकि हमारी नॉलेज अभी लिमिटेड है। हम कोशिश कर रहे हैं और समझने की, जिसको जो रिजल्ट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी को बेवजह डाउट करना या उसको कोई स्कैम घोषित कर देना, या मतलब अब देखा जाए तो ये क्या है। जो लोग किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप बोलिए कि कभी वो कम से कम 3 से 4 घंटे पीपीई किट में गुजार के दिखाएं, कुछ ना काम करें, कोई काम करने, आप सिर्फ पहन के बैठ जाइए एंड देन महसूस करिए कि जो लोग काम करते होंगे उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो उनके लिए कम से कम आप नहीं कुछ कर सकते, एक सद्भावना तो रखिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, कर रहे हैं लोग, जो प्रयास है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो, उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फैसिलिटीज़ क्या है, उन्हें जो जो कुछ अवेलेबल है, जो साधन, उसमें वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर हैं, जो है वो मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं।
फैसिलिटी प्रोवाइड करना उनका काम नहीं है। उनका काम है जो फैसिलिटी है उसमें वो अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो वो तो लोग दे रहे हैं ना। अगर नहीं है तो वो उस सोचिए उस पर वो क्यों नहीं है। हमने अगर सरकारी तंत्र किसी वजह से फेल हो रहा है, कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अल्टीमेटली तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं ना। हमने कब कोशिश की कि सरकार स्ट्रांग हो जाए? हमारे पहले जिन लोगों ने सर्विस की है, जिन लोगों ने सरकार में काम किया, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उस सरकार की सेवा करने की, उन्होंने क्या किया? खुद बहुत हद तक ये काम हुआ है कि जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। इतना करप्शन फैला कि सरकार खोखली हो गई, सरकारी तंत्र। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें बेटर सर्विसेज मिलेंगी या हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरियां मिलेंगी या कुछ भी मिलेंगी? अल्टीमेटली सामने वही आया है जो किया गया है। बेशक वो किसी ने किया है, पर उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। अगर हम हमारी सरकार को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते थे। बहुत कैपेसिटी है हमारे देश में। पर फिर भी देखिए, अच्छा काम करने के लिए कभी देर नहीं होती। जो बिगड़ गया बिगड़ गया। हम अगर आज से भी अच्छी चीज़ों की शुरुआत करना चाहेंगे तो अभी भी देर नहीं हुई है। हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हमें हमारे समय को, हमारे पैसे को, हमारे विचारों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। वरना तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े तो चलते ही रहते हैं, जिंदगी निकल जाती है उसमें। डिसीजन हमारा है कि हमें क्या करना है। थोड़ा सा बस अभी बहुत हो गया, मैं इसको थोड़ा समाप्ति की तरफ ले जाना चाहूँगी। थोड़ा सा ज़रूर बोलूँगी। जीवन जो हमारा चलता है, लाइफ साइकिल, उसकी शुरुआत जो होती है गर्भावस्था, मैं चाहूँगी भले ही वो एक जीवन का नॉर्मल हिस्सा है, पर उसको थोड़ी सी स्पेशल केयर लगती है। आपकी फैमिली में अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, उसे थोड़ा सपोर्ट दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से ये समय निकल जाता है। कुछ परसेंटेज ज़रूर ऐसे आते हैं कि जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मेरा निवेदन है, इस समय में उस कैंडिडेट को मदद कीजिए, सपोर्ट दीजिए, उसके मोरल को बढ़ाइए। वो जीवन भर आपके लिए ऋणी हो जाएगी, कभी आपका एहसान नहीं भूलेगी अगर आप किसी की कमज़ोर स्थिति में उसका साथ दे देते हैं। तो बच्चे जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो एक निश्चित है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है वैक्सीनेशन की, उस पर तो मुझे इस समय कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं लगती है, क्योंकि वैक्सीनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उस इस समय से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो जो गाइडलाइन है, जितने जो स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का वैक्सीनेशन करवाइए। बच्चे जब छोटे होते हैं थोड़ा सा समय दीजिए उनके केयर के लिए। मैं देखती हूँ कि अक्सर जो यंग मदर्स जो रहती हैं, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गजेट पकड़ा देती हैं, बॉटल से दूध, दिन भर बच्चे को डायपर में रखना। ये ठीक है, ये कुछ चीज़ें सुविधा के लिए बनी है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि उसका रिप्लेसमेंट आप जो एक मदर की केयर रहती है या मदर का लव रहता है, ये उन चीज़ों से रिप्लेस नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं कि चलो भाई बच्चे को खिलौना ये पकड़ा दूँ मोबाइल, वो देखता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो उसको लगा दिया है वही देखेगा, बच्चा क्या देखेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उसके हिसाब से उसका जो रियल डेवलपमेंट का टाइम है उसमें गलत चीज़ें भी आ सकती हैं। आप वॉचफुल रहिए। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे तो अभी एक अलग फेज से गुजर रहे हैं। एक समय था बच्चे स्कूल जाते थे, तरसते थे मोबाइल मिल जाए। आज मोबाइल उनके हाथ में है, वो तरस रहे हैं कि बाहर कैसे जा सकते हैं। उल्टा हो गया है। पर ठीक है, ये टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगी। फिर भी सोशल इंटरेक्शन का एक अपना इम्पोर्टेंस रहता है। घर से जब स्कूल जाते हैं तो बच्चे एक सोशल रिलेशनशिप सीखते हैं,
और इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, कैसे समय आने पे डिसीजन लेना है, बहुत सारी चीज़ें जो उस समय सीखते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा इस समय कमी हो रही है। पर ठीक है, ये समय कभी एक जैसा नहीं टिकता है। आज अभी तक नहीं टिका तो अब भी नहीं टिकेगा, ये भी निकल जाएगा। हम फिर से बहुत अच्छे से रहेंगे, अभी भी कोई कमी नहीं है। हमारा नज़रिया स्वस्थ होना चाहिए, तो चीज़ें हमें उसी ढंग से दिखना शुरू होंगी। अगर हम सोचेंगे कि नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सर पर आन के बैठ गई है, हमारा तो सब खत्म हो गया है, तो इस तो तौर पे आपको सब कुछ खत्म ही दिखेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ देखेंगे कि नहीं, इसमें भी कुछ है अच्छा, तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं मेरी तरफ से तो कुछ और ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, समय अभी शायद इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। समाप्ति के समय में मैंने अभी तक जिन लोगों के लाइव देखे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, कुछ चीज़ें मुझे टच की हैं, बस मैं उनको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी। एक मैंने सबसे पहले देखा था उत्तरा वर्मा मैडम का। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि संगत अगर गलत हो गई तो कई बार यंग बच्चे एडिक्शन की तरफ जाते हैं। मैं आपकी सोच का समर्थन करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। तो अपनी संगत, अपने दोस्त थोड़ा सा केयरफुली चुनिए। कहीं लगता है, किसी भी जगह पे लगता है कि शायद सामने वाला हमारा वेल विशर नहीं है या मुझे पहचानने में गलती हुई है, तो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। एक मैंने देखा था चंद्रकली मैडम का। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि हमारे समाज में बहुत सारे मल्टीपल सरनेम होने के कारण हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कौन हमारे समाज का है, कौन नहीं है। ये प्रॉब्लम है अपने आप में, और हमें ज़रूर इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि सरनेम चेंज करना या उसमें फिर से यूनिफॉर्मिटी लेकर आने का प्रयास करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। पर इसके लिए अगर कोई सॉल्यूशन हम बैठ के सोच पाते हैं तो ज़रूर सोचने की कोशिश हमने करनी चाहिए। एक मैंने देखा था, हमारी बुआ जी हैं, गंगा बुआ जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने दो बार इलेक्शन उन्होंने फाइट किया, 2 बार वो पार्षद रही। वो चाहती तो सिर्फ इतना बता के छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं हारी नहीं, मैं हार भी गई थी, पर मैंने उसके बाद अपने आप को संभाला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोगों को अपने नेगेटिव पॉइंट भी बोलने की हिम्मत रख पाते हैं कि यस, मैं हार भी गई थी, कोई बात नहीं। आपसे ये सीखने के लिए है कि यस, हार भी गए, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। एक मैंने देखा था श्री केपी तोमर जी का। उन्होंने भी पॉइंट उठाया था यही कि सरनेम बहुत में काफ़ी डिस्क्रिपेंसी रहती है, नहीं समझ में आता है। तो यस सर, ये प्रॉब्लम तो है ही। मैं भी 1-2 फैमिलीज़ को ऐसी जानती हूँ जिनके सरनेम है सोलंकी, लखानी, बट दे आर मुस्लिम्स, तो नहीं समझ में आता है। अगेन मैं बोलूँगी कि अगर इसके लिए किसी के पास कोई आइडिया है तो हम ज़रूर उस पर हमने काम करना चाहिए। इसके बाद जो मैंने देखा था श्री दया शंकर जी का, माय गॉड, देखते देखते एक पल को तो लगा कि ये क्या कोई मुन्ना भाई का सीन चल रहा है क्या। जो उन्होंने बोला कि मैंने, शायद वो 9th क्लास थी, वो क्लास मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मैं उस क्लास का टीचर बना। माय गॉड सर, स्टिल आई कांट बिलीव कि ये भी होता है क्या। जो मैंने खुद नहीं पढ़ा है वो मैं पढ़ाने चला हूँ, और इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना कोई साधारण बात नहीं होती है। ये वही कर सकता है जो अपना ईगो साइड में रखे, क्योंकि ईगो हमारे हेड पे इतना बैठ जाता है कि हमें वो अच्छे काम करने ही नहीं देता है। तो सर, रियली आपके चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी वंस अगेन, कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। एक लाइव मैंने सुना था, उसके बाद अंजना, वो बड़ी बबली सी बच्ची थी, बहुत अच्छा लग रहा था जब उसको देख रहे थे। द मोमेंट उसने बोला कि मैं स्पीकर बनना चाहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा।
एंड मैं, अगर अंजना आप मेरे साथ हैं या आप कभी जुड़ते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, कीप इट अप, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। मैं ट्राई करूँगी कि कभी आपको नागपुर बुलाऊँ एक बड़ी सी गैदरिंग के सामने बोलने के लिए। सो टिल देन कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। लास्ट जो देखा था मैंने, आरती जी भाई, आपको तो मैं प्रणाम करती हूँ। जो बात आपने बोली कि भाई मैं एग्ज़ाम देती गई और फेल होती गई, आप इतना मोटिवेशन कहाँ से लाए? एक एग्ज़ाम, एक छोटी सी हार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अक्सर देखा है एग्ज़ाम में कम नंबर आए, बच्चे तूफान मचा देते हैं, और कभी कभी तो बड़ी सैड सिचुएशन आती है, बच्चे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। हमने सुनते हैं ना ये घटनाएं कि भाई सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे। ऐसी कंडीशन में आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेल होते होते फिर से एग्ज़ाम दिए, तब तक जब तक कि आप पास ना हो जाए। इतना, ये तो बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है कि भाई सारी दुनिया ने इससे सीखना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं। इसके, और जो आपने बात कही थी ब्लड डोनेशन की, मैं उसका भरपूर समर्थन करती हूँ। एक इसमें थोड़ा सा एडिशन मैं करना चाहती हूँ कि अगर हम सब देखें तो आरती खुद भी किडनी प्रॉब्लम से जूझ रही है। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो रक्तदान अगर महादान है तो उसके आगे भी है, अंगदान करिए, नेत्रदान करिए, अपनी बॉडी दान करिए। अच्छे डॉक्टरों की हमें बहुत ज़रूरत है। दे जाइए, अपने क्या करना है, मिट्टी में ही तो मिल जाना है ना। हम सब जानते हैं, हम अकेले आए हैं यहाँ, कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाना है, पर जाते जाते बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। कोशिश करिए हम इस दुनिया को कुछ दे के जाएं, कुछ अच्छा दे करके जाएं। और बीच में एक म्यूजिकल लाइव भी आया था, मैं उसको देख तो नहीं पाई थी, शायद सोनाली का था वो। दैट डे वाज क्वाइट, थोड़ा सा हौस पौस था, मेरा नहीं टाइम एडजस्ट हुआ था, नहीं देख पाई थी मैं। पर सोनाली के लिए भी मैं बोलूँगी, यू आर अ टैलेंटेड वन एंड कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू आर अ वेरी गुड सिंगर। एंड थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देने के लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आज के इसकी बस समाप्ति 2 लाइन से करूँ। वो लाइनें जो थोड़ा मुझे प्रेरणा देती है, और वो ये हैं कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। तो आइए इस धरती को मधुबन बनाने के लिए हम एक संकल्प लें कि हम हमारे हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे। अंत में 2 लाइन में अपने देश के लिए भी बोलना चाहूँगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियाँ माँ बह जावा, तेरे पैता माँ
इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। तो चलिए विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी मिलेंगे, फेसबुक पर नहीं फेस टू फेस। जो बहुत जल्दी हम इस पैंडेमिक पे ज़रूर विजय पाएंगे। फिर से दुनिया में हम उसी तरह रंग बिरंगे बन के लहराएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे इस बीच में कोई ऐसी बात निकल गई हो जो शायद ठीक ना हो तो मैं उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगना चाहूँगी। किसी पे मैं अपने विचार नहीं थोप रही हूँ, वही बोला जो मुझे समझ में आया। बहुत कुछ अनुभव तो मुझे नहीं है, पर ठीक है, अपनों के साथ में अगर कुछ कम ज़्यादा भी हुआ तो चलता है। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल।